भारत में सचमुच सभी समान है? क्या संविधान में लिखी समानता हर नागरिक के जीवन में दिखाई देती है? गुड़िया बुखार में तड़प रही है, लेकिन इलाज से पहले उधार और घर के काम की चिंता क्यों? क्या गरीबी, गंदगी और भेदभाव आज भी लाखों लोगों की जिंदगी तय कर रहे हैं? इस बस्ती में सफाई क्यों नहीं होती? जिम्मेदार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार की कहानी हमें समाज का कौन सा सच दिखाती है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत समानता, क्या यह केवल किताबों तक सीमित है या जमीन पर भी दिखाई देती है? सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी और एकेडमिक विद्यार्थियों के लिए यह अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए वायरल बजरंगी पाठशाला के सीजन 2 की शुरुआत करते हैं और दमदार शुरुआत करते हैं बजरंगी मास्टर की कलम से। तो समानता के लिए सबसे पहली जरूरत होती है मताधिकार की समानता। क्या है ये मताधिकार की समानता? तो मताधिकार की समानता क्या है? देखो, कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से शुरू होता है। कांता कहां खड़ी है? वोट देने की लाइन में खड़ी है और पुनः विभिन्न उन लोगों की ओर देख रही है जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। भाई, जब हम वोट देते हैं तो एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं लाइन में, तो कांता भी बिल्कुल ऐसे ही खड़ी है लाइन में। कांता अपने मालिक अशोक, कांता का मालिक कौन है? कांता बड़ी प्यारी है और ये घर में क्या करती है? बर्तन मांजने का काम करती है। इसके मालिक का नाम क्या है? इसके मालिक का नाम है अशोक जैन। अशोक जैन, ये अशोक जैन भी कहां खड़ा है? वोट देने की लाइन में खड़ा है और ये देख रही है, निहार रही है, एकदम टुकुर टुकुर निहार रही है, उसको पहचान लेती है। और अपने पड़ोसी छोटे लाल, कांता का पड़ोसी है छोटे लाल, छोटे लाल को भी वो देख रही है। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में क्या है? सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, अपने वोट देने का अधिकार है। किसको? वयस्क को, जिसकी उम्र 18 वर्ष है या उससे अधिक है और उसका नाम सूची में, मतदाता सूची में है, उसी को मत देने का अधिकार है। चाहे उसका धर्म कोई भी हो, उसकी जाति कोई भी हो, वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, जाति भी कुछ हो चाहे उसकी, चाहे वो अमीर हो चाहे वह गरीब हो, जैसा भी हो, वह वोट देने का अधिकारी है और वोट देने का अधिकार रखता है। उसको भी समान, बिल्कुल सभी की तरह, अमीर की तरह, गरीब की तरह, जैसा भी हो, सबको वोट देने का अधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। यह सभी लोकतंत्र का आवश्यक पहलू है। हमारा भारत क्या है? लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? लोकतंत्र का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता का विचार पर आधारित है। समानता के आधार पर ही आधारित है। समानता के विचार पर ही क्या है? आधारित है। समानता के विचार पर ही आधारित है क्योंकि यह क्या घोषित करता है? यह घोषित करता है देश के हर वयस्क देखो, कहानी का जो प्रारंभ होता है कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। कांता कहां खड़ी है? वोट देने की लाइन में खड़ी है और पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देख रही है जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को भी पहचान लेती है। उसका मालिक का नाम है अशोक जैन। जो कांता क्या करती है? कांता इसके यहाँ पर बर्तन मांजने का, सफाई करने का कार्य करती है। अब ये उसको पहचान लेती है, अपने मालिक को, जो जिसका नाम क्या है? अशोक जैन है, उसको पहचान लेती है और उसका पड़ोसी छोटे लाल भी लाइन में खड़ा हुआ है, वो भी देख लेता है। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है। सभी वयस्क मत दे सकते हैं। वयस्क कौन? जो 18 वर्ष से ऊपर हो या कितने भी ऊपर हो सकते हैं, उनको वयस्क बोला जाएगा और उनको वो क्या है? वोट देने के अधिकारी हैं। चाहे उनका धर्म कोई भी हो, उनका स्तर जैसा भी हो, पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, अनपढ़ क्यों ना हो, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, वो गरीब हो अमीर हो, उनको वोट देने का अधिकार है। उसको बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्या बोला जाता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यह सभी लोकतांत्रिक लोगों में, जो हमारा लोकतंत्र है ना भारत, उसमें सभी लोगों को यह प्राप्त है और लोकतंत्र का आवश्यक पहलू है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर ही आधारित है, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं गहनता से, इसी पर आधारित है क्योंकि यह घोषित करता है कि देश के हर वयस्क, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो, चाहे तो वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, आर्थिक स्तर उसका कुछ भी हो, अभी अमीर है गरीब है, जाति चाहे उसकी कुछ भी हो, एक वोट का हकदार है, अपने एक कीमती वोट का हकदार है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है। यह भी देख रही है लाइन में खड़े हुए और बहुत खुश है कि मुझे भी जो है क्या है? अधिकार है। और
सबके बराबर अधिकार है, चाहे मेरा मालिक क्यों ना हो, चाहे मेरा आका क्यों ना हो, सबके बराबर मुझे अधिकार है, क्योंकि उन सबके पास भी एक हक है वोट देने का। परंतु जैसे जैसे दिन बीतता गया, वोट की लाइन सुबह लगनी शुरू हुई, शाम तक चलता है वोट की वोटिंग का कार्य है। तो जैसे जैसे दिन बीतता गया, कांता के मन में देखो समानता को लेकर प्रश्न चिन्ह उठ गए। वास्तव में वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगी कि समानता का वास्तविक अर्थ क्या होता है। वह क्या बात है जिसने कांता के मन में शंका पैदा कर दी, क्योंकि दिन ढल रहा था और जैसे जैसे दिन ढल रहा था, कांता की जो शंका है वो बढ़ती जा रही थी, एकदम चरम सीमा पर पहुंच गई थी। उसके जीवन की दिनचर्या देखते हैं, उसके लिए उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, कांता की दिनचर्या के बारे में बात करते हैं। देखो कांता कहाँ रहती है, कांता एक झोपड़पट्टी में रहती है, जिसको जो है कुछ लोग क्या बोलते हैं, चोल बोलते हैं। कांता एक झोपड़पट्टी में रहती है, परंतु वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि उसने अपने मालिक से, जो उसका मालिक है अशोक जैन, उसके मालिक का नाम है अशोक जैन, उससे क्या लिया, उसने कर्ज लिया है, कर्जा लिया है अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। इसकी लड़की है, लड़की बीमार है, तो मालिक से अपने पैसे उधार लिए एडवांस में। घरेलू काम की क्या करती है, साफ सफाई होते हैं, जैसे बर्तन धोना, ये सब घर के सारे काम, घरेलू काम करती है। और नौकरी उसे थका देती है बिल्कुल। अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। भाई सुबह सुबह पहले वो गई मालिक के पास कि मेरी लड़की बीमार है, मालिक के पहले पास काम करने जाना है, फिर उससे थोड़ा पैसा लेके आना है, फिर दिखाना भी और फिर वोट देने जाना है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी है लाइन, और उस लाइन से भिन्न है। देखो जो सरकारी अस्पताल के सामने लाइन लगती है और इस लाइन से क्या है, भिन्न है, जिसमें वह सुबह सुबह लगी है वोट देने की लाइन में। क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग क्या है, गरीब हैं। हॉस्पिटल में देखते हैं भाई, सरकारी अस्पताल में कौन जाता है बताओ मुझे, पैसे वाला जाता है, कोई अमीर आदमी नहीं जाता ना। अमीर आदमी कहां जाता है, अमीर आदमी जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। अन्य प्रकार की भी देखो और भी समानता है, और भी कई प्रकार की समानता है। जैसे कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो कि घर का काम करती है, बर्तन मांजने का काम करती है, और वोट देने का दृश्य में जो आपको बता रहा हूं, वोट देने जाती है, और वोट देने का अधिकार सबको है, चाहे वह गरीब है चाहे वह अमीर है। तो उन लोगों में से, उन गरीब लोगों में से कांता एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं, जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत ही दूर है, कोसों दूर है ना। देखो अब वोट देने का तो समान अधिकार है, लेकिन अगर हम काम धंधे की बात करें तो वो बहुत कोसों दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत के लोग, जो अन्य लोग हैं, अनेक कारणों से भी क्या है, असमानता का क्या करते हैं, असमानता का सामना करना पड़ता है उनको, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है कई प्रकार से। इसका आशय देखो, दो कहानियों को पढ़कर हम समझेंगे। देखिए ना, हम दो कहानियों की बात करेंगे, उन दो कहानियों के माध्यम से इस पहलू को हम जो है क्या है, छांटने का प्रयास करेंगे। भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की देखो असमानता पर प्रकाश डालती है ये दो कहानियां। जैसे कि भारत में देखो समानता जो है क्या है, असमानता में से एक जो है जातिगत व्यवस्था है। क्या है, जातिगत। एक व्यवस्था क्या है, जातिगत। जाति के आधार पर यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं, कहां रहते हैं, ग्रामीण भारत में रहते हैं, यदि आप गांव में रहते हैं ग्रामीण भारत, यदि आप शहर में रहते हैं, यदि आप शहर में रहते हैं या आप गांव में रहते हैं, तो देखो जातिगत पहचान का अनुभव शायद छोटी आयु में ही हो जाता है। यदि आप शहर में रहते हैं तो शायद ये सोचेंगे कि लोग जो है क्या है, अब जात पात पर विश्वास नहीं करते। शहर में क्या सोचेंगे कि आप जात पात पे विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर आप जो है वास्तविकता देखेंगे, धरातल पर जाकर देखेंगे गांव की स्थिति आज भी जो है बरकरार है, लेकिन उजागर करने वाला नहीं है। चौथे स्तंभ की भी बात करेंगे हम अभी। चौथा स्तंभ जो हमारे संविधान का क्या है, चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, उसकी भी हम बात करेंगे, उसके भी हम नट बोल्ट ढीले करेंगे। तो शायद ये सोचेंगे ना, नहीं सोचेंगे कि शहर में रहते हैं अगर हम, कि अब जात पात पर कोई विवाद नहीं है। परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र देखो, चौथा स्तंभ आ गया। एक समाचार पत्र जो है आपके किताब में देखो, पढ़ रहे हैं ना आप, देखो ध्यान से देखो, दिख रहा है ना आपके। तो उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में क्या होता है कि जाति
कितनी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं, देखो एक दलित बच्चे की कहानी है। इस किताब के माध्यम से जो लिखता है, एक दलित बच्चे का अनुभव अपने अपने अनुभव किताब में लिखता है, ठीक है ना। उसकी पुस्तक का नाम क्या है, दलित बच्चा है ये, और इसने क्या किया, एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या है बताओ मुझे। उस पुस्तक का नाम है जूठन। ये लिखते हैं कि दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले बार भी देखो हमने बात करी थी ना, नहीं करी थी, पिछली कक्षा में बात करी थी किसकी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो उनका देखो कितना अपमान हुआ, उनके साथ कितना भेदभाव हुआ। हालांकि अब जो है कानून बन गया है, लेकिन अभी भी गांव में ये व्यवस्था कहीं ना कहीं मुझे लगता है बरकरार है। लेकिन बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब दलित का अर्थ देखो क्या होता है, कुचला हुआ। दलित का अर्थ क्या होता है, कुचला हुआ या टूटा हुआ। और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ है, पहले भी बहुत भेदभाव हुआ है और आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। कौन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि प्रसिद्ध लेखक है। इन्होंने देखो क्या लिखते हैं जूठन में, इनकी पुस्तक का नाम है। स्कूल जा रहे हैं, ये भी पढ़ते हुए बचपना अपना लिख रहे हैं। दूसरों से इन्हें दूर बैठना पड़ता था, जो और बच्चे बैठते थे स्कूल में उनसे दूर बैठना पड़ता था। और जमीन पर, कहां पर, जमीन पर अपने बैठने की जगह तक आते जाने के लिए जो है ना, अपने बैठने की जगह पर जब बैठते हैं तो कुछ बैठने के लिए चाहिए चटाई। चटाई भी इनको खुद ही लानी पड़ती थी, और उसमें भी जो है बहुत ही मारपीट वाली जो स्थिति हो जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे वाले दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहां से बोर्ड बिल्कुल दिखाई भी नहीं देता था, अक्षर तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते थे बोर्ड पे। जैसे आपको तो सीधे दिखाई दे रहे हैं ना, अगर मैं आपको जो है पीछे वाले, इस कमरे के पीछे लास्ट वाले में भेज दूं, वो कोने में इस कमरे के, तो आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा दिक्कत होगी सुनने में भी, आवाज में भी और शब्दों में भी, है ना। अब आपके लेंस तो लगे हुए नहीं कि दूरबीन लगी हुई एकदम दूर से देख लिया, है ना, लेंस नहीं है, तो बड़ी दिक्कत होती थी, बहुत ही ज्यादा परेशानी होती थी। और बैठने के लिए देखो क्या, रोज का काम था, रोज का। बोर्ड पे बिल्कुल अक्षर भी धुंधले दिखाई देते थे। कभी कभी तो बिना कारण के पिटाई भी हो जाती थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की। कभी भी सूद दिया, किसी ने भी सूद दिया। जब वे कक्षा 4 में थे तो उनके जो प्रधान अध्यापक थे, क्लास टीचर थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि से क्या किया, पूरे स्कूल में और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। आज सोच के देखो, आज का बच्चा, पूरे आज के बच्चे को, अगर किसी बच्चे को भी कह दिया जाए कि आपको पूरे ग्राउंड में, असेंबली ग्राउंड में और पूरे स्कूल में झाड़ू लगानी है, लगा पाएंगे आप? सोच के देखो सिर्फ। और ये अपनी पुस्तक जूठन में लिखते हैं कि इनसे देखो पूरे स्कूल की और खेल के मैदान की, कितना बड़ा होता है खेल का मैदान, उस पर क्या है, झाड़ू लगाने के लिए कहा गया। और क्या लिखते हैं ये बहुत दुखद करते हैं, लिखते हैं, क्या कहते हैं कि लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से भी कई गुना। अब चौथी क्लास में अगर आप देखो, आप चौथी क्लास के बच्चे तो कितने बड़े होंगे आप, तो उनके वजूद से कई गुना बड़ा था, कई लंबा चौड़ा था, जिसे साफ करने में भरी बहुत ही ज्यादा एकदम कमर टूटने लग गई थी। धूल से चेहरा एकदम जो है अट गया था, जैसे कि मुंह पे जो है ना 10 किलो धूल लगा दी हो, और धूल में घुस गया था मुंह में धूल नहीं घुसी थी, धूल मुंह में घुस गया था। और बाकी बच्चे पढ़ रहे थे जो उनकी कक्षा में, वो उनको झाड़ू लगाकर देख रहे थे। हेड मास्टर अपने कमरे में से सीधे बैठे हुए देख रहा था, एकदम टुकुर टुकुर की, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, झाड़ू ठीक से लगा रहा है कि नहीं लगा। निगाह बिल्कुल उसी पे थी। पानी पीने की भी इजाजत नहीं दी थी कि भाई पानी पी ले, कमर टूट रही है, इतनी सफाई कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, पानी पी ले, नहीं थी इजाजत। पूरा दिन झाड़ू लगाता रहा, पूरा दिन झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरे की खिड़की, दरवाजे, मास्टर की बिस्तर जो है क्या है, वो बैठने की कुर्सी, बर्तन और सब कुछ एकदम सफाई करते करते उसकी कमर टूट गई। और पूरा दिन वो लगा रहा, पूरे छुट्टी तक लगा रहा, पानी भी नहीं पीने दिया। और बच्चे उसको जो है देख रहे थे, टुकुर टुकुर निहार रहे थे। अगले 2 दिन तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाई उसने। कहां लगेगी अकेले से, भाई चौथी क्लास का बच्चा है, एक दिन में लग जाएगी। अगले 2-3 दिन तक उसने झाड़ू का काम लगाता रहा। देखो टिस्ट तो तब आया कहानी में, कब, जब वह झाड़ू लगा रहा था तो उसके पिताजी स्कूल के सामने से गुजरे। अब जब स्कूल के सामने से उसके पिताजी गुजरे
तो गेट से देख लिया कि यार मेरा लड़का तो झाड़ू लगा रहा है, झाड़ू लगाते हुए देख लिया। उन्होंने शिक्षक को साहसपूर्वक सामना किया, शिक्षक का, गए हुए एकदम चौड़े होके एकदम भाई ओम प्रकाश का हाथ पकड़ लिया और स्कूल से बाहर ले गए और ऊंचे स्वर में कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूं, इतना याद रखना, यो भी यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में। हालांकि अब मदरसा शब्द का प्रयोग हमारे उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कर दिया है, वर्जित कर दिया है। अभी ऑफिशियल रूप से हुआ है कि नहीं हुआ है, ये अभी जानकारी आप देख सकते हैं। और ये तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा इस स्कूल में, इसके जैसे और भी आएंगे, इसके जैसे और भी आएंगे। तो देखो कितना, सोच के देखो आप, अगर आज पूरे स्कूल में झाड़ू लगाने के लिए कहा जाए और आप झाड़ू लगाए तो कितना दुराचार होगा आपके साथ, है ना, कितना बुरा लगेगा। और जो बच्चों के सामने इंसल्ट होगी वो कितनी बड़ी होगी। व्यायाम करना अलग बात है और अत्याचार करना अलग बात है। समझ पा रहे बच्चे, समझ में आई ना कहानी। अब देखो दूसरी कहानी क्या कहती है। एक कहानी हमने ये पढ़ी, दूसरी कहानी देखो क्या है। दूसरी कहानी ऐसी जो है ऐसी खतरनाक कहानी है और इस ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के बहुत बड़े शहर में घटी है, छोटे मोटे में नहीं, बहुत बड़े शहर में घटी है। अधिकांश लोग देखो क्या करते हैं, ऐसा होना सामान्य बात है। यह कहानी श्रीमती ओमवती अंसारी, ओमवती अंसारी पर आधारित है। दाम्पत्य है ये, इनका पति हस्बैंड जो है शहर में जाते हैं, किराए पर मकान लेना चाहते हैं। ये कहा जाते हैं शहर में किराए पर मकान देखने के लिए जाते हैं। वे पैसे वाले हैं, बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी इन्हें कि किराया कितना भी हो लेकिन हमें सुविधा चाहिए। तो वे मकान ढूंढने के लिए क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी डीलर से मदद लेते हैं। भाई हमारे को किराए पे मकान चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है और हमें मकान दिलवाया जाए। डीलर ने उन्हें बताया कि बिल्कुल खाली मकान बहुत सारे, आ जाओ देखो। उसने दिखाई भी, पहला मकान दिखाया उसने। अंसारी दंपति को मकान बहुत समझ में आया, अच्छा लगा। उन्हें मकान लेने का निर्णय कर लिया कि हम यही मकान लेंगे। मकान मालकिन ने उनका नाम पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो। तो जब उसने नाम बताया कि मेरा नाम श्रीमती ओमवती अंसारी है, तो अब देखो वो फिर वो नाट गई कि हम जो है क्या है, बहाना बनाने लग गई कि हम मांसाहारी लोगों को मकान नहीं देते हैं, क्योंकि उस बिल्डिंग में जो जहां वो रहती है वहां पर कोई मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं कर रहा होता है। हालांकि देखो वो चुपके से क्या कहती है अपने हस्बैंड को बाद में कि बगल वाले कमरे से मछली पकाने की क्या आ रही थी, गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरों और तीसरे मकानों को भी उन्होंने देखा, देखो वहां से कैंसिल हो गया। फिर जब और जगह गए वो तो वहां भी उनको मकान पसंद आए। अब मकान पसंद आए, फिर बात वहीं अटक गई। जब नाम और सब पूछा गया क्योंकि आजकल तो वेरिफिकेशन होता है, आजकल तो किराए पे रहने पे क्या वेरिफिकेशन होता है। तो जब उसने बताया कि हमारा नाम जो है क्या है, अंसारी है, मुस्लिम है, तो तब लोगों ने क्या किया, मना कर दिया, नाट दिया, बहाने बनने लग गए। तब प्रॉपर्टी डीलर ने क्या किया, एक सुझाव दिया, बड़ा प्यारा सुझाव दिया, क्या कि आप श्रीमती कुमार नाम अपना रख लीजिए। अंसारी दंपति ने ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे कि नहीं भाई हम अपना नाम नहीं बदलेंगे। लगभग 1 महीने तक वो अपना मकान ढूंढते रहे और तब जाके कहीं उनको एक मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने के लिए तैयार थी कि हाँ चलो ठीक है आप किराए पर ले लो। तो इन दो कहानी से देखो हमें क्या है, गरिमा की कितनी ठेस पहुंची। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि को उसकी गरिमा है ना अपनी, भाई व्यक्ति है, वो भी इंसान है, मानव है, इस धरती पर उसका जन्म हुआ है और हमारी तरह ही है, तो उसके साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया जाता है। तो मानवीय गरिमा का मूल्य होता है। देखो अब तक आप समझ गए होंगे दोनों कहानी से क्या समझे हम। देखो कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण नहीं होता कि उनका जन्म किसी जाति, लिंग या धर्म में हुआ हो, वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम के हैं या निम्न वर्ग के हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हमने बात करी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की और अंसारी परिवार की, जब हम साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्म संगत, भाई हुआ ना, धर्म संगत है ये, बिल्कुल भी नहीं है, धर्म के विरुद्ध है, धर्मगत कारणों से हुआ है ना कि भाई इनका धर्म जो है मुस्लिम है और इनका धर्म जो है अलग है, तो इनको हम कमरा नहीं देंगे। अंसारी के साथ हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि से देखो कितना झाड़ू लगवाई गई, क्योंकि क्या है वो दलित व्यक्ति है, दलित जाति में आता है, तो उनके सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है, गरिमा को ठेस पहुंचती है ना। दोनों के साथ देखो व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंची, दोनों कहानी में दोनों को ही पहुंची।
ओम प्रकाश वाल्मीकि को उसकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगाकर शिक्षकों और छात्रों के बीच जो है उनको क्या, उनके सम्मान को, उनकी गरिमा को बहुत ठेस पहुंची, आहत हुई ना। उन्हें यह महसूस कराया गया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं है, उनसे कमतर हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं को इस बारे में देखो अधिक नहीं कह पाया। भाई उस समय 4 साल का बच्चा क्या करेगा। आप 4 साल के आप चौथी कक्षा में पढ़ते हैं ना, चौथी कक्षा में पढ़ते तो आपको कितनी मैच्योरिटी आपके अंदर होगी। तो उस समय उन्होंने भी कुछ नहीं, उनकी गरिमा को ठेस पहुंची, क्या होता है क्या नहीं। तो उनके पिताजी ने अचानक देख लिया, तब बात समझ में आ गई। नहीं पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलता। दूसरा देखो, प्रॉपर्टी डीलर वाले ने नाम बदलने को कहा अंसारी से, तो उसने मना कर दिया, क्योंकि देखो जब उतना कहा होगा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई होगी, उनके गरिमा को ठेस पहुंची। सुझाव दिया था ना, आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उनका भी तो अपना आत्मसम्मान था, उस आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। होना चाहिए था। अगर आपके साथ ऐसा व्यवहार हो तो क्या होगा, देखो भाई सम्मान और उनकी गरिमा जो होती है वो सब हकदार है, हम सब हकदार हैं अपनी गरिमा में रहने के और सम्मान पाने के, सभी हकदार हैं जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। जो भी आप हैं, तो आप जितने आप हकदार हैं उतना ही मैं हकदार हूं, उतना ही आप हकदार हैं और उतना ही आप हकदार हैं। भारतीय लोकतंत्र में समानता क्या है, देखो संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। हमारा संविधान सभी व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, सभी व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ हुआ कि देश के सभी, चाहे वे पुरुष हो चाहे वे स्त्री हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, आर्थिक पृष्ठभूमि से कुछ भी संबंध हो, गरीब हो अमीर हो, कुछ भी और संबंध चाहे कुछ भी हो, पृष्ठभूमि कुछ भी हो, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। भाई संविधान में तो मान्य किया गया है, अब आप मानो या मत मानो। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, पहले कोई कानून नहीं था इस रक्षा के लिए, लेकिन अब कानून तो है। अब अनेक कानून लोगों के समान मानने के लिए क्या करते हैं, बाध्य हैं लोगों को बिल्कुल समानता, उनका सम्मान और उनकी गरिमा, उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं आज के संविधान में, और लोग बाध्य भी हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं, प्रथम कानून की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति क्या है, समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति, चाहे वह देश का राष्ट्रपति है, बताओ हमारी वर्तमान में देश की, हमारे भारत देश की राष्ट्रपति का नाम क्या है। देश की राष्ट्रपति से लेकर कांताबाई जो कि घर में बर्तन मांजने का काम करती है, सफाई का काम करती है, घरेलू काम करती है, घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक, सभी को एक जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश या जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर कि भाई ये स्त्री है इसके साथ ऐसा नहीं, ये पुरुष है इसके साथ ऐसा नहीं, भेदभाव नहीं किया जा सकता। और तीसरा पहलू देखो क्या है, व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, चाहे वह स्त्री है, पुरुष है, गरीब है, चाहे उसके पास पैसा है या नहीं है, वह सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। इधर उधर भी कहीं भी घूमने जा सकता है, वो उसके पास पहला पैसा होना चाहिए। अब पैसा कोई और थोड़ी देगा। और दूसरी चीज, खेल के मैदान हो, चाहे होटल हो, दुकान हो, बाजार हो, जहां उसका मन करे वो आ जा सकता है, कुओं से पानी पी सकता है, भर सकता है, सड़कों पर जा सकता है, नहाने जा सकता है, घाटों पर, कहीं भी। चौथा क्या है, बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट क्या है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया। देखो शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया। कैसे, पहला कानून के द्वारा, पहला क्या है, पहला किया कानून के द्वारा,
पहला कानून के द्वारा, और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रम के द्वारा। सुविधाहीन, सुविधाहीन जिसके पास सुविधा नहीं है, समाज की नजर करके, समाज भाई हम कई प्रकार की जातियों में विभक्त हैं और हमारे समाज में कई जाति के लोग रहते हैं, तो उनके व्यवहार को ध्यान में रखते हुए भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिसके साथ सैकड़ों वर्षों से असमानता हुई, जितने भी हमारे समुदाय हैं और उनके साथ सैकड़ों वर्षों से क्या असमानता हुई, असमानता का उनके साथ व्यवहार किया गया, गलत व्यवहार किया गया, उनका जीवन सुधारने के लिए कार्यक्रम और योजनाएं लागू की। ये वे योजनाएं हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में, अतीत किसको बोलते हैं, पास्ट को, बीत गया जो, उनको अवसर नहीं मिले, लेकिन अब उन्हें अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सके, इसलिए ये योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए गए। और सरकार द्वारा उठाया गया कदम एक मध्याह्न, मिड डे मील, भोजन की व्यवस्था कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक बहुत बड़ी क्रांति आई। देखो, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल में दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाएगा। और यह योजना कब आई? यह योजना आई 2010 में। देखो 2010 में सबसे पहले तमिलनाडु, कहां पर? तमिलनाडु में यह इस व्यवस्था को लागू किया गया और 6 महीने के अंदर अंदर उच्चतम न्यायालय ने सरकार को यह निर्देश दिए कि सभी स्कूलों में यह कार्यक्रम जो है 6 महीने के अंदर अंदर प्रभाव में लाया जाए, 6 महीने के अंदर अंदर। तो इससे देखो हुआ क्या, जब दोपहर का भोजन सरकारी स्कूलों में मिलने लग गया तो बच्चों का स्तर जो है क्या बढ़ गया, बच्चों की संख्या बढ़ गई सरकारी स्कूलों में। क्यों? क्योंकि देखो जो कांता जैसे व्यक्ति हैं वह क्या करते हैं, उनके बच्चे स्कूल, सरकारी स्कूल में अगर पढ़ते हैं तो उसको अगर खाना नहीं मिलेगा तो सबसे पहले ये काम भी करना है, इसको दूसरे के घर में जाके बर्तन भी मांजने, अपने घर के बर्तन भी है, बच्चे को पढ़ाना भी है, उसके लिए नाश्ता भी बनाना है, तो कितनी बड़ी समस्या थी। तो ये जब योजना लागू की गई, इस योजना को लाने के बाद देखो कितना फायदा हुआ। ऐसे कितने लाखों कांता जैसे लाखों लोग हैं जिनको जो है बहुत फायदा हुआ। तो बच्चों को भेजने में हिचकिचाए नहीं कि नहीं आप स्कूल जाओ, सरकारी स्कूल जाओ। क्यों? क्योंकि एक तो क्या है, सुबह का इनका बर्डन कम हो गया, सुबह का इनका जो बोझ था वो हट गया, इससे बच्चे जाने लगे। नहीं तो बच्चे क्या भूखे पेट जाते थे। और कभी कभी क्या होता था, देखो कभी कभी बच्चे स्कूल गए और लंच में घर आ गए लंच करने के लिए और फिर दोबारा गए नहीं स्कूल, दोबारा गए नहीं स्कूल। तो उससे भी क्या हो गया, निजात मिल गई और सहायता भी मिली। ये एक मदद हुई ना भाई। शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में क्या है, महत्वपूर्ण है। ये ऐसे ऐसे कार्यक्रम, और इस मिड डे मील ने बहुत बड़ी देखो मिली। मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूं, ठीक है ना, पीबीएम इंटर कॉलेज मायापुर हरिद्वार, और वहां का मैंने भी जो है भोजन किया है, मिड डे मील का भोजन मैंने भी किया, बड़ा स्वादिष्ट बनता है और बड़ा अच्छा लगता है। खिचड़ी आज तक मुझे याद आती है, अपने विद्यालय की खिचड़ी किसी दिन खाकर आऊंगा, मैं जाता रहता हूं अपने विद्यालय में भी। तो ये जो है निर्धन बच्चों को स्कूल में प्रवेश और उनकी स्थिति को बढ़ा दिया ये इस योजना ने। क्यों? क्योंकि देखो भोजन मिलने लगा तो माँ बाप भी कहने लगे जाओ बेटे, कम से कम एक टाइम का भोजन तुम्हें मिलेगा वहां, तो एक टाइम का हमारी जो बचत होगी पैसे से भी होगी। फिर भी देखो क्या है, देश में वे जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, वे भी तो स्कूल है जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों में से जो देखो बहुत अलग है, बहुत अलग। देखो जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ साथ भेदभाव, असमानता का व्यवहार किया जाता है। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि हमने बात करी ना, किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमानता की स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बनाए जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? दृष्टिकोण में अगर दृष्टि से देखें हम तो बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। कोई भी चीज है, कोई भी ऐसा जो है मूवमेंट है, तो उस मोमेंटम को सही करने के लिए 100% प्योर करने के लिए बहुत धीरे धीरे, जैसे रिएक्शन होती है ना, अभिक्रिया होती है, एक तो होती है फास्ट और एक होती है मंद।
धीरे और तेज। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति और धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना देखो बहुत जरूरी है, और तभी संभव है बदलना जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है, सब समान है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है, बिल्कुल अधिकारी है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में जो हम आज पढ़ रहे हैं, ये आज हमारा सीजन 2 है, प्रारंभ हो चुका है, और इस पूरी पुस्तक में हम जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे। अन्य लोकतंत्रों में देखो समानता के मुद्दे अगर उठाए जाते हैं, बहुत उठाए जाते हैं, आज भी है। देखो शायद आप अब ये सोच रहे होंगे कि भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा क्यों है, यहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है, आज भी जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहा है, आज भी हो रहा है। लोग आज भी जद्दोजहद में, आज भी क्रांति ला रहे हैं। अगर उदाहरण की बात करें हम, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीकी और अमेरिकन लोग, जिनके पूर्वज क्या थे, गुलाम थे, पूर्वज गुलाम थे इनके। देखो समझो बात को, पूर्वज क्या थे, गुलाम। इनके पूर्वज गुलाम थे और ये गुलाम नहीं है, पूर्वज थे। और लड़ाई देखो आज भी भेदभाव उनके साथ हो रहा है। तो उसमें समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकन के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमान व्यवहार होता था, कानून भी उनके अलग थे, समान नहीं माना जाता था उनको। बस में यात्रा करते समय अगर पीछे बैठना है आपको, भाई अगर आप काले हैं, गरीब हैं, पीछे बैठना है, आगे नहीं बैठ सकते आप, बस में पीछे बैठना है। अगर कोई गोरा आदमी आ गया और आप बैठे हैं सीट पे, तो आपको सीट छोड़नी पड़ेगी। इतना भेदभाव था, आपको सीट छोड़नी पड़ेगी। रोजा पार्क्स की देखो कहानी बताते हैं एक, क्या, रोजा पार्क्स। ये क्या है, अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। दिसंबर 1955 के दिन भर का काम करके थक जाने के बाद बस से सफर कर रही थी, अपने घर जा रही थी, भाई दिन भर का काम करके आई और बस से सफर कर रही थी और उसे अपनी सीट छोड़नी पड़ी। जब एक गोरे व्यक्ति आया तो उसे खड़ा होना था, उसने गोरे व्यक्ति ने खड़े हो जा, अब इसने जो है क्या कर दिया, इनकार कर दिया। एक तो पूरे दिन भर का काम करके आई और ये बैठ गई, वहां बैठी, तब गोरा व्यक्ति खड़ा करने लग गया तो इसने मना कर दिया। असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, बात बढ़ गई, नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया ये। जब इसने मना कर दिया तो एकदम चिंगारी भड़क गई। 1964 की बात है, नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। क्या कर दिया, भेदभाव को निषेध कर दिया। 1964 नागरिक अधिकार अधिनियम ने क्या किया, नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे। भाई वह किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हैं, सबके लिए दरवाजे खुले हैं और उन्हें अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी और अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन के बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश करने के लिए ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधा है और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों के स्तर जैसे नहीं है, उनसे क्या है, ऊंचा है, उनसे बड़ा है, उनसे बहुत बड़ा है। तो इस चीज के लिए देखो क्या, लोकतंत्र में बहुत बड़ी चुनौती है। यस, क्या है, चुनौती। कैसे, देखो किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। हमेशा ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं, हमेशा से, आज भी हैं, जो लोकतंत्र के नए अर्थ देते हैं, एकदम नए, और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। और इस पुस्तक में जो हम आज हमारे सीजन 2 की ये
प्रथम अध्याय समानता जो शुरू हुआ है, इस पूरी पुस्तक में, पूरी बुक में हम क्या पढ़ेंगे? दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है भारतीय लोकतंत्र। इन